नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डीएलएड एकेडमी पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीटी पेपर 2020 के सॉल्यूशन के बारे में। इससे पूर्व हम 2015, 16, 17, 18, 19 के सॉल्यूशन पेपर्स के जो हैं वो देख चुके हैं और इसमें 2020 का करेंगे। तो आगे इसके बाद हम 2021, 22, 23 के पेपर का सॉल्यूशन नहीं करवा रहे हैं। उसकी जगह हम आपको 4 जो यूनिट्स हैं उसके सभी जो थ्योरीज़ हैं उसको कवर करवा देंगे। वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो आप जैसा कहेंगे वैसा हम कर लेंगे। इस वीडियो के कमेंट में आपको बताना है कि आपको चारों यूनिट्स के वीडियो चाहिए एक एक करके, या फिर आगे आने वाले 2021, 22, 23 के पेपर का सॉल्यूशन चाहिए। तो आप जिस प्रकार बताएंगे हमें वैसा हम कर देंगे। तो मेरे हिसाब से तो मैं 4 यूनिट्स को काफ़ी अच्छे प्रकार से पढ़ा दूंगा, तो आपको वहाँ ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न भी पता लग जाएंगे। तो इस वजह से आपको कमेंट करके बता देना है कि आपको किस प्रकार से चीज़ें पढ़नी हैं। आप जैसे कहेंगे वैसा कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 5 को हल करते हुए। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक जो एमसीक्यूज़ हैं वो हम पहले ही एक वीडियो में करवा चुके हैं, तो उसके आपको वीडियो देख के वहाँ से देख लेना है। यहाँ हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 कि खेल खेल में शिक्षण करवाने से, पढ़ाने से क्या लाभ होता है। तो इसके 2 प्रमुख लाभ हैं। एक तो ये है कि बालक स्वयं ज्ञान का निर्माण कर पाता है और वह अनुभव भी अपने जो हैं इकट्ठे कर पाता है। दूसरा ये है कि जब वो ज्ञान का अर्जन करता है, ज्ञान ग्रहण करता है, तो वह किसी भी प्रकार का थकान उसको अनुभव नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वह स्वयं क्रियाशील होकर चीज़ को सीख रहा है। तो जब बालक क्रियाएं स्वयं कर रहा है तो उसे ऊर्जा की या जो थकान होती है वह कमी और थकान महसूस नहीं होती। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 यह है कि जो ट्रांसपेरेंसी शीट हैं उसको बनाने में हम किन बातों का ध्यान रखें। तो एक बात तो ये है कि ट्रांसपेरेंसी जो शीट होती है उसमें हम एक जैसे शब्द सामान्य आकार में लिखें। हमें छोटे बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करना है कि किसी को बड़ा बना दिया, किसी को छोटा बना दिया, ऐसा नहीं करना है। अगला है कि उसकी भाषा शैली सरल होना चाहिए, पठनीय होना चाहिए और सुगम होना चाहिए। उसके बाद जो चित्र, नक्शे, आर्ट का हम उसके अंदर प्रयोग करने वाले हैं वह प्रिंटेड फॉर्म में हम या फोटोकॉपी फॉर्म में हम उसे ले लेंगे। उसके बाद अगला हमारे पास है प्रश्न संख्या 7 की सीपीयू का फुल फॉर्म या पूरा नाम क्या है। तो सीपीयू का जो पूरा नाम होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी हिंदी में बोले तो केंद्रीय संसाधन इकाई। उसके बाद प्रश्न संख्या 8 है राजस्थान सरकार ने नागरिकों के लिए कौन सा जो है उपयोगी ऐप बना रखा है। किसी एक ऐप के बारे में आपको बताना है। तो हम उस एक ऐप के बारे में बात करते हैं। उसका नाम है ई पाठशाला। ये जो ई पाठशाला आपके ऐप हैं यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, जिसका पूर्व नाम एमएचआरडी है, उन्होंने और एनसीईआरटी ने मिलकर विकसित किया है। यहाँ राजस्थान और भारत की समस्त जो बुक्स हैं जो आपके पाठ्यक्रम में चलती हैं उसको ई बुक के रूप में, यानी इंटरनेट बुक के रूप में, पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करवाया जाता है, जो फ़ोन, कंप्यूटर, टैबलेट में आसानी से पढ़ी जा सकती है। यानी शिक्षकों के लिए सुगमता प्रोवाइड करवाई गई है राजस्थान सरकार की ओर से। और नागरिक भी इसे पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ अध्यापक ही पढ़ सकते, सभी पढ़ सकते हैं। अगला हमारे सामने प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 यह है कि कंप्यूटर स्टार्ट होने की प्रक्रिया किस प्रकार की है। तो कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले पावर बटन को ऑन करना होता है। फिर पावर बटन ऑन करने के बाद हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने की प्रक्रिया है या कंप्यूटर के शुरू होने की जो प्रक्रिया है इसे हम बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। BOOTING। यह जो बूटिंग प्रक्रिया है यह ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होना या कंप्यूटर स्टार्ट होने की प्रक्रिया को कहते हैं। और बूटिंग के बाद कंप्यूटर का जो कार्य क्षेत्र है, कंप्यूटर के जिस एरिया में हमें काम करना है वह कार्य क्षेत्र, और उसके अंदर जो ऐप्स होते हैं वह हमें नज़र में आते हैं, जिसका हम एप्लीकेशन का प्रयोग करते हुए, सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए हम अपना कार्य कर पाते हैं। प्रश्न संख्या 9 के बाद 10 हैं कि प्रश्न ऐसा आता है कि बताइए शिक्षा की तकनीकी और शिक्षा में तकनीकी में क्या अंतर हैं, यानी हार्डवेयर अप्रोच और सॉफ्टवेयर अप्रोच में क्या अंतर हैं। तो जो शिक्षा की तकनीकी हैं उसे हम सॉफ्टवेयर अप्रोच कहते हैं, जहाँ शिक्षक सबसे मेन कड़ी हैं। और जो शिक्षा में तकनीकी हैं वो हार्डवेयर अप्रोच हैं, जहाँ हम सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। तो शिक्षा की जो तकनीकी है उसमें शिक्षक अपनी तकनीक, अपने पढ़ाने की टेक्निक और अपनी जो मेथड से पढ़ाने की उसका प्रयोग करेगा, और उसमें बालक की अपेक्षा शिक्षक ज़्यादा सक्रिय होगा। शिक्षक के बिना यह तकनीक किसी काम की नहीं है, यानी कि इसका एक अनिवार्य घटक है शिक्षक। जबकि शिक्षा में तकनीकी जो हार्डवेयर हैं वहाँ श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग हम करते हैं।
बालक ज़्यादा क्रियाशील है शिक्षक की अपेक्षा, और शिक्षक के बिना भी यहाँ प्रशिक्षण कंप्यूटर के माध्यम से दिया जा सकता है। तो यह हमारे अंतर हो चुका है शिक्षा में तकनीकी और शिक्षा की तकनीकी का। अगला प्रश्न ये था कि ऑनलाइन शिक्षा क्या है और ऑनलाइन शिक्षा के लाभ क्या हैं, उसकी हानियाँ क्या हैं। तो इसको बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा क्या होती है कि एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जो हमें भौगोलिक बाधाओं को दूर करते हुए, यानी कि हम किसी क्षेत्र विशेष में जाके न पढ़े, हम घर बैठे जो है शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करे, या ऐसी प्रणाली जिसमें घर बैठे विद्यार्थी भौगोलिक बाधाओं को दूर करते हुए शिक्षा प्राप्त करता है, ऑनलाइन शिक्षा कहलाती हैं। ऑनलाइन शिक्षा के लिए एक अनिवार्य घटक है, वो है इंटरनेट। बिना इंटरनेट के ऑनलाइन शिक्षा नहीं ली जा सकती हैं। तो ऑनलाइन शिक्षा के फायदा क्या हैं कि सभी के लिए शिक्षा का अवसर प्राप्त हो जाता है। जब भौगोलिक बाधाएं नहीं हैं तो घर बैठे शिक्षा सभी को प्राप्त हो जाती हैं। यहाँ कागज और पर्यावरण की बचत हो जाती है कि जो ऑनलाइन शिक्षा है उसके माध्यम से डिजिटल बोर्ड में एजुकेशन करवाई जाती हैं। तो डिजिटल बोर्ड में जो है जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारे रूप में हमारे पास पीडीएफ्स आ जाती हैं। तो पीडीएफ के लिए हम पेपर को प्रिंट नहीं करवाते हैं। पेपर प्रिंट नहीं कराएंगे तो यानी कागज़ की बचत होगी, वो वाली बातें। आगे हैं हानियाँ। हानियाँ क्या हैं कि केवल टेक्निकल रूप से जो दक्ष हैं, प्रोफिशिएंट हैं, केवल उसके लिए ये फ़ायदा है, बाकी उनके लिए नहीं है जिसको कम समझ में आता है। अगला है कि बच्चे पुस्तकों से दूर हो जाते हैं ऑनलाइन शिक्षा की वजह से, और बच्चों और छात्रों के शिक्षक के बीच में जो है अंतःक्रिया भी नहीं हो पाती है, उनमें उनमें भी दूरी बढ़ जाती है। फिर अगला हमारा प्रश्न है संप्रेषण किसे कहते हैं, संप्रेषण की आवश्यकता क्या है, संप्रेषण के लाभ और हानियों को बताइए। तो हमने उसको बिल्कुल सिस्टमेटिक लिखा है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं डाटों का मतलब क्या कहते हैं, डाटा का मतलब होता है आंकड़े, और जो विचार होते हैं उनका आदान प्रदान किया जाए तो ये संप्रेषण है। और संप्रेषण अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहलाता है, और एक कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिस से बना है जिसका अर्थ होता है कॉमन या सामान्य। अब इसकी आवश्यकता क्यों है कि जब हम संप्रेषण करते हैं तो हमारे विचारों और सूचनाओं का विनिमय हो जाता है, हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर पाते हैं। दूसरी बात, कम से कम समय में अधिक कार्य हम कर पाते हैं, यानी कि संप्रेषण ऐसा माध्यम है जिससे हमारा समय काफ़ी बच जाता है और कार्य सटीकता से और जल्दी किया जा सकता है। इसके लाभ क्या हैं, संप्रेषण से समय और धन बच रहा है, और शीघ्र निर्णय लेना आसान हो जाता है कि हम यदि संप्रेषण करते हैं तो हम अपना निर्णय दूसरों के सामने प्रदर्शित कर सकते हैं, और अपना निर्णय यदि दूसरों को बता पा रहे हैं तो हम डिसीजन सही प्रकार से ले रहे हैं। हानियाँ क्या हैं कि ये तब तक ही प्रभावी है जब तक कि ग्राही संदेश के पास पहुंच रहा है, यानी ग्राही जो हैं जिसको सूचना प्राप्त हो रही है उस तक अगर संदेश सही प्रकार से पहुंच रहा है तब तक ही कम्युनिकेशन संप्रेषण काम का है। जब ग्राही यानी सूचना समझने वाला इस चीज़ को नहीं समझेगा कि क्या बोला गया है तो वह सूचना किसी काम की नहीं है। और जब भौतिक वातावरण में, यानी कि वातावरण में, चारों ओर के वातावरण में शोरगुल होता है तो वहाँ भी संप्रेषण प्रभावी या किसी काम का नहीं है। तो ये इसकी हानियाँ हो चुकी हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है कि ऑडियो और वीडियो स्क्रिप्ट लेखन के तरीके क्या हैं। तो सबसे पहले ऑडियो स्क्रिप्ट को समझते हैं। ऑडियो स्क्रिप्ट लेखक के लिखते समय लेखक कार्यक्रम की प्रकृति के अनुसार उद्देश्यों का चयन करता है, यानी कि कौन सा प्रोग्राम है, किस प्रकार का कार्यक्रम है, उस हिसाब से हम जो पर्पज़ होते हैं वो तय करते हैं। उसके बाद श्रोता स्तर का निर्धारण किया जाता है, विषय वस्तु की रूपरेखा बनाई जाएगी, और ऑडियो स्क्रिप्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कम्युनिकेशन है उसकी भाषा वार्तालाप वाली होना चाहिए। वार्तालाप मतलब कि हम एक दूसरे के सामने जैसे कि बात कर रहे हों उस टाइप में जो है आपका लेखन होना चाहिए। तो उस हिसाब से टोन जो है हमारी बिठेगी, जो शब्द सहज होना चाहिए बोलने में और मनोरंजक होना चाहिए, बोले गए शब्दों से एंटरटेनमेंट हो, तो वो ऑडियो स्क्रिप्ट होते हैं। जो पॉडकास्ट होते हैं, ऑडियो पॉडकास्ट वगैरह होते हैं, और जो स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं वो इसी ऑडियो स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। आगे है वीडियो स्क्रिप्ट का। वीडियो स्क्रिप्ट यूट्यूब के वीडियो बनाने में और आपके जो पढ़ाई के वीडियोज़ हैं उनमें बनाने में काम में आते हैं। तो ये क्या चीज़ हैं इसको समझते हैं। तो वीडियो जो स्क्रिप्ट है वो सर्वशक्तिशाली संप्रेषण का माध्यम है, सबसे अच्छा माध्यम है संप्रेषण का। तो इसको लिखते समय लेखक गतिविधि की जो एक्टिविटी करवाई जाएगी उसकी रूपरेखा तैयार करेगा, और उससे सामने वाले पे, जो पढ़ने वाले पे क्या प्रभाव पड़ सकता है उसका ध्यान रखा जाता है। वीडियो स्क्रिप्ट केवल दृश्य यानी देखने वाली कल्पना नहीं है, यह एक
के विचारों को और कल्पनाओं को विभिन्न तरीके से एक साथ जोड़ता है। यानी किसी एक व्यक्ति के विचार हजारों व्यक्तियों तक, लाखों व्यक्ति तक किस प्रकार से जुड़ जाते हैं और किस प्रकार से वो उस पर रिएक्ट करेंगे, तो इस प्रकार हम वीडियो और ऑडियो स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। इसके लेखन के तरीके हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं क्या हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे विंडोज़ और लिनक्स किस प्रकार का है उसके बारे में बताना है। तो हम सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को जान लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि कंप्यूटर का एक ऐसा मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम होता है जो पूरे कंप्यूटर की गतिविधियों को संचालित करता है, उनको समन्वित करता है। तो कंप्यूटर का जो नियंत्रण है, जो मास्टर कंट्रोल है, वो इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है जो कंपनी बनाती है। यहाँ हमें विंडोज़ और लिनक्स के बारे में बताना है। तो लिनक्स और जो विंडोज़ हैं इसको समझेंगे। इससे पहले ये समझ लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल सिस्टम का रखरखाव करता है कि कौन सी फाइल बनी है, कौन सा डाटा है, कॉपी पेस्ट करना, डिलीट करना वगैरह, ये फाइल सिस्टम से संबंधित कार्य हैं। दूसरा है प्रोसेसिंग करना, जो भी जानकारी ढूंढी जा रही है, जानकारी ली जा रही है, उसको जानकारी को निकाल के देगा, प्रोसेस करके देगा। उसके अलावा जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज हैं उनको सेतु पथ के उनके बीच का पथ बन जाता है, दोनों में कॉम्बिनेशन अच्छे प्रकार से बिठाता है। अब हम विंडोज़ और लिनक्स में जो क्या डिफरेंस है उसको समझते हैं कि दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम एक दूसरे से किस प्रकार से अलग हैं। तो वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, दोनों कंप्यूटर में यूज़ होते हैं, लैपटॉप में वगैरह में। तो अब इनमें डिफरेंस इनकी प्रोग्रामिंग का, इनकी स्पीड का, नेटवर्किंग का इनका अंतर होता है। तो इसको समझते हैं। जो नेटवर्किंग क्षेत्र हैं उस पर कार्य करने में तो विंडोज़ भी काम में आता है, किंतु वो उतना प्रभावी नहीं है, नहीं उतना शक्तिशाली नहीं है। इसमें क्रैशिंग की समस्या आती है कि कभी कभी यह क्रैश हो जाता है, यानी कि रुक जाता है, ठंडा पड़ जाता है, और इसमें लगातार महीनों भर तक काम भी नहीं किया जा सकता एक साथ। और इसमें लिमिटेड काम करोगे तो यह प्रभावी है, और व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी यह प्रभावी रूप से काम में आ जाता है। अब हम लिनक्स की बात करें तो लिनक्स विंडोज़ की सभी कमियों को पूरा करता है। नेटवर्किंग जो क्षेत्र हैं उसमें काफ़ी प्रभावशाली हैं, और इसमें कई महीनों तक लगातार एक साथ काम भी कर सकते हैं। क्रैश भी जल्दी नहीं होता है। बड़ी बड़ी जो सॉफ्टवेयर कंपनियां होती हैं वो आजकल लिनक्स को ही भविष्य में यूज़ करने के रूप में देख रही हैं। तो यह विंडोज़ और लिनक्स हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके बारे में बात हो चुकी हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि कट कॉपी पेस्ट जो है इसके बारे में समझाइए कि किस प्रकार से यह प्रक्रिया काम में ली जाती है। तो सबसे पहले हम कट कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट की देख लेते हैं। तो शॉर्टकट की है Ctrl+X कट की, शॉर्टकट की है हमारे कॉपी की Ctrl+C, और शॉर्टकट की है हमारे पेस्ट की Ctrl+V। अब हम एक साथ एक ही काम कर पाते हैं। जैसे कि यदि हमें पेस्ट करना है तो वह या तो कट के साथ करते हैं या कॉपी के साथ करते हैं। तो सबसे पहले कट के साथ पेस्ट किस प्रकार से किया जाता है उसको समझते हैं। जब हम कट के साथ पेस्ट का प्रयोग करते हैं तो जब हम डाटा को कट करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि उस डाटा को अपने मूल स्थान से हमने हटा दिया है। अब उसको हटा तो दिया है, किंतु उस हटाए हुए डाटा को कहीं भी दूसरी जिस जगह पेस्ट यानी कि चिपका कर उसका प्रयोग किया जा सकता है। अब कॉपी में जस्ट इसका उल्टा होता है कि जब हम कॉपी के साथ पेस्ट करते हैं तो वो जो डाटा है जो हम चाहते हैं कि जो हम कॉपी करें वह अपने मूल स्थान से नहीं हटता है, उसको वहीं रखा जाता है, और कॉपी उसी को करके उसको किसी दूसरे स्थान पे पेस्ट कर देते हैं। यानी कि कट के अंदर तो मूल डाटा हट जाता है, कॉपी के अंदर मूल डाटा को कॉपी करके दूसरी जगह यूज़ किया जा सकता है। तो यह कट कॉपी पेस्ट के बारे में हमने समझ लिया है। अब हम 16वें प्रश्न फुल फॉर्म्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। फुल फॉर्म से में हमसे पूछा गया था कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। डीओएस का मतलब क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जीयूआई का मतलब क्या होता है, ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस। और सीयूआई का मतलब क्या होता है, कमांड यूज़र इंटरफेस। तो ये हमने आपके फुल फॉर्म्स के बारे में भी जानकारी ले ली है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न, मल्टीमीडिया क्या है और यह किस प्रकार से उपयोगी हैं। तो मल्टीमीडिया के बारे में यदि प्रश्न पूछे कि मल्टीमीडिया क्या होता है, तो मल्टीमीडिया होता है एक से ज़्यादा मीडिया यानी माध्यम का एक साथ प्रयोग कर पाना। जैसे कि ऑडियो के साथ वीडियो प्रयोग कर रहे हैं तो ऑडियो एक माध्यम है और वीडियो एक माध्यम है। तो ऑडियो वीडियो माध्यम अगर एक ही साथ प्रयोग कर रहे हैं तो वो मल्टीमीडिया हुआ। तो जो हमारा वीडियो होता है जिसमें वॉइस भी आती है और दिखाई भी देता है वह एक मल्टीमीडिया माध्यम है। अब ये मल्टीमीडिया क्या काम में आता है, तो आप समझिए कि शिक्षार्थियों को जो जटिल से जटिल, कठिन से कठिन और जो संरचना उलझी हुई अवधारणाएं हैं उनको बेहतर ढंग से हम इसे पढ़ा सकते हैं, याद करवा सकते हैं। मल्टीमीडिया तकनीक का प्रयोग करके हम कथन और कारण को समझा सकते हैं कि किस प्रकार का कथन है, उसके पीछे जो लॉजिक है वो क्या हो सकता है। जैसे कि
रॉकेट कैसे उड़ता है, इसको हम वीडियो देख के ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि इसको हम बोल के या लिख कर समझाएं। तो लिखने से बोलने से अच्छा है कि हम क्या करें, उसको विजुअलाइज करके वीडियो में देख लेवे। अगला है कि इस तकनीक से धन और समय की काफ़ी बचत हो जाती है। एक तो समय बच जाता है, आदमी जल्दी से चीज़ों को समझ जाता है। शिक्षण प्रणाली को स्थायी और प्रभावी बना सकता है, बच्चों में इसकी ट्रेनिंग देकर और उसके कौशल को जल्दी ही विकसित किया जा सकता है। अगला हमारे सामने प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है कि निम्न पे टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी का पहला हमारा बिंदु है कि साइबर क्राइम क्या होता है। तो साइबर क्राइम क्या होता है कि हम किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसके डेटा को चोरी कर रहे हैं, उसके डेटा में फेरबदल कर रहे हैं, उसके डेटा को मिटा देते हैं, यानी कि उसकी सामग्री के साथ छेड़खानी हम इंटरनेट का प्रयोग करते हुए कर रहे हैं। तो इंटरनेट का यह जो क्राइम है इसे साइबर क्राइम कहते हैं। और ये जो साइबर क्राइम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि किसी अन्य के बैंक खाते की जानकारी लेके उसके पैसे चुरा रहे हैं, किसी के क्रेडिट कार्ड से चीज़ें खुद खरीद रहे हैं, बिना अनुमति के किसी का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, और किसी के कंप्यूटर में दोषपूर्ण यानी कि जो खराब हैं, जो डिफेक्टिव हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। तो ये हम क्या कर पाते हैं, इलीगल काम है, यह साइबर क्राइम होता है। ऐसे ही 18वें प्रश्न का दूसरा आपके बिंदु है कि कंप्यूटर हैकिंग क्या होती है, इसके बारे में भी टिप्पणी करनी है। अब कंप्यूटर हैकिंग आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर में जो यूज़र होता है, जो उपयोगकर्ता होता है, उसकी अनुमति के बिना उसके डेटा को आप चुरा रहे हो, उसके डेटा में संशोधन कर रहे हो, तो ये जो होता है इसी को हम कंप्यूटर हैकिंग कहते हैं। और ये जो काम करने वाला व्यक्ति होता है वो कंप्यूटर का हैकर कहलाता है, और यह इंटरनेट के माध्यम से ज़्यादातर होता है। हम उदाहरण के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि कोई एक हैकर है जिसने आपके कंप्यूटर में ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दिया है कि वह आपके डाटा को कॉपी कर सकता है, और ऐसा भी कर सकता है कि वो आपके पर्सनल डाटा को चुरा ले। तो यह साइबर क्राइम का ही एक प्रकार है, कंप्यूटर हैकिंग। और अंतिम हम पढ़ लेते हैं कि सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होती है। अब सॉफ्टवेयर पायरेसी जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि किसी एक मूल कंपनी ने, मूल व्यक्ति ने सॉफ्टवेयर को बनाया, किंतु आपने क्या किया कि उसका सॉफ्टवेयर चोरी कर लिया, आपने उसकी रेप्लिका बना ली, उसकी कॉपी बना ली, और आप उसी चीज़ को प्रयोग कर रहे हैं, अपना काम निकाल रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो सॉफ्टवेयर पायरेसी हैं कि आपने बिना सॉफ्टवेयर के मालिक की अनुमति के बिना वो चीज़ आपने प्रयोग की है, आप उसका इलीगल बिना लाइसेंस के यूज़ कर रहे हो। तो ये जो चीज़ होती है सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाती है। मैंने आपको समझा दिया है। तो संपूर्ण 2020 का पेपर हमने सॉल्यूशन करके देख लिया है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका नाम है डीएलएड एकेडमी फर्स्ट ईयर। तो आप ये पेपर देखिए, आपने जो समझा है उसके बारे में कमेंट करके बताइए। आगे मुझे क्या करना है इसके बारे में भी बता देना कि मैं 4 यूनिट्स के वीडियो बनाऊं या फिर आपके लिए जो है आगे वाले 21, 22, 23 का जो पेपर हुआ उसके सॉल्यूशन करवाऊं। तो आप हमें ज़रूर सलाह दें।